हेलो एवरीवन। आज हम मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व और मुद्रा की पूर्ति का जो है निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी होती क्या है। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? तो मुद्रा की पूर्ति का अर्थ होता है कि कोई भी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर जो है मुद्रा की जो कुल मात्रा होती है, उस कुल मात्रा को ही हम जो मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आज जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है 19 दिसंबर 2020 को जो है 750 मिलियन जो है रुपीज के बराबर सप्लाई और मुद्रा मौजूद है। तो इसका मतलब ये 750 मिलियन जो है वो भारत की मुद्रा की पूर्ति है। तो इस प्रकार एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो मुद्रा की मात्रा होती है उसे हम जो मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अब मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व। मुद्रा की पूर्ति के जो है 3 निर्धारक तत्व होते हैं। सबसे पहला है मौद्रिक आधार का आकार, दूसरा इसके अंदर तत्व है वो है नकदी और मांग जमा का अनुपात, और तीसरा है मुद्रा की चलन गति। यानी किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो इन 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है मॉनेटरी बेस, उसका जो है आकार क्या है। दूसरा जो होता है डिमांड डिपॉजिट और जो कैश होता है उसका जो है अनुपात क्या है। यानी एक बैंक जो होता है इसमें अपन दो को डिस्कस करते हैं। एक तो जनता, कि जनता अपने पास में नकदी कितना रखती है और कितना जो है मांग जमा जो है वो बैंकों के अंदर रखती है। और दूसरा जो बैंक जो होते हैं उन्हें अपने पास में जो जमा है उसका जो है क्या अनुपात जो है अपने पास रखना पड़ता है और बाकी को आगे उधार देना होता है। और तीसरा जो होता है मुद्रा की चलन गति। तो ये तीनों जो है मिल करके एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मौद्रिक आधार का आकार है उसका क्या अर्थ है, नकदी और मांग जमा अनुपात है उसका क्या अर्थ है और किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है, और मुद्रा की जो चलन गति है उसका क्या अर्थ है, ये किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले मौद्रिक आधार का आकार। मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो मौद्रिक आधार के आकार पर निर्भर करती है। अगर जो मौद्रिक आकार है अगर वो बढ़ जाता है तो उसके कारण सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाएगी, और अगर मौद्रिक आकार आधार जो है उसका आकार कम हो जाता है तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगी। यानी ये जो मौद्रिक आधार है ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ मनी का। तो सप्लाई ऑफ मनी मौद्रिक आधार पर जो पॉजिटिवली संबंधित होती है। मौद्रिक आकार के आधार के बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और मौद्रिक आधार के आकार के कम होने पर मुद्रा की पूर्ति में भी कमी होती है। अब मौद्रिक आधार में किसी भी देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक जो होता है उस केंद्रीय बैंक के पास में जो कुल संसाधन होते हैं उनको शामिल किया जाता है। यानी एक देश का जो केंद्रीय बैंक है वो जिस आधार पर मुद्रा को जारी करता है वो जो उसके पास में संसाधन होते हैं उन संसाधनों के आधार पर मुद्रा को जारी करता है। तो उसके पास में जितने भी संसाधन होते हैं उनको हम जो है मौद्रिक आधार में शामिल करते हैं। जैसे कोई बैंक केंद्रीय बैंक है उसके पास में सोना है या अन्य जो प्रतिभूतियां हैं तो उनको हम जो है मौद्रिक आधार में शामिल करते हैं। तो मौद्रिक आधार की हम परिभाषा देखते हैं। डर्नबर्ग के अनुसार मौद्रिक आधार से अभिप्राय बैंकों के कुल रिजर्व और जनता के पास करेंसी की कुल मात्रा का जोड़ है। यानी ये जो जिसको हम मौद्रिक आधार बोलते हैं, जिसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। तो हाई पावर्ड मनी जो होती है बैंकों के पास में जो कुल जमा है, बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके पास में उनकी जो समय जमा होती है और जो जनता के पास में जो कुल करेंसी होती है उसके जोड़ को जो है मौद्रिक आधार कहा जाता है। अब मौद्रिक आधार के आकार का क्या अर्थ है वो देखते हैं। मौद्रिक आधार का आकार दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला स्वर्ण कोष, यानी सोने के भंडार कितने हैं एक बैंक के पास में। दूसरा केंद्रीय बैंक की सुरक्षित परिसंपत्तियां। अब मौद्रिक आधार का पीछे अपन ने देखा था कि इसके अंदर जो है एक तो करेंसी शामिल होती है और दूसरी जो रिजर्व होते हैं बैंकों के वो शामिल होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जो होता है इस करेंसी को प्रभावित करती है, क्योंकि
कोई भी केंद्रीय बैंक जो होता है वो अगर करेंसी जारी करता है तो स्वर्ण कोष के आधार पर जारी करता है। और केंद्रीय बैंक जो होता है उसके पास में कुछ सुरक्षित परिसंपत्तियां होती है जिसके आधार पर वो करेंसी को जारी करता है। और दूसरे जो बैंक होते हैं उनके पास में जो जमा होती है वो भी जो उनकी जो समय जमा होती है वो भी जो मौद्रिक आधार का आकार तय करती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सोना और जो केंद्रीय बैंक की सुरक्षित परिसंपत्तियां हैं वो मौद्रिक आधार के आकार को निर्धारित करती है। स्वर्ण कोष, ये स्वर्ण कोष की जब आप बात करते हैं तो स्वर्ण कोष जो है उस समय ज्यादा प्रभावित तत्व था जब अर्थव्यवस्था के अंदर स्वर्णमान प्रणाली प्रचलित थी। अब स्वर्णमान प्रणाली जब प्रचलित थी तो उस समय एक देश का जो केंद्रीय बैंक था वो उतनी ही मात्रा में मुद्रा जारी कर सकता था जितनी मात्रा में उसके पास में सोने का कोष होता था। अगर एक देश के पास में 100 करोड़ के बराबर जो सोना मौजूद है तो वो देश जो था वो केंद्रीय बैंक जो है वो 100 करोड़ के बराबर मुद्रा जारी कर सकता था। किंतु आज के समय के अंदर जो है वो अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा प्रणाली प्रचलित है। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा प्रणाली का मतलब है कि आप अपनी मुद्रा को सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं करवा सकते। लेकिन जब स्वर्णमान प्रणाली थी तो उस समय जो मुद्रा होती थी उस मुद्रा को जो सोने में परिवर्तित किया जा सकता था। इसलिए केवल उतनी ही मुद्रा जारी की जाती थी जितने के बराबर एक बैंक के पास में सोना होता था। लेकिन आज जो है अपरिवर्तनशील कागजी जो मुद्रा प्रणाली प्रचलित है इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय जो बैंक है केंद्रीय बैंक उसके पास में अगर 200 करोड़ रुपए के बराबर रिजर्व है जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए के जो दूसरी सिक्योरिटीज है अगर वो उसके पास में है तो वो अनलिमिटेड मात्रा में जो है मुद्रा की पूर्ति कर सकते हैं, कागजी नोटों को छाप सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के समय के अंदर अगर देखा जाए तो सोने के जो कोष है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वर्णमान प्रणाली में महत्वपूर्ण था। जो आधार था जो मुद्रा के आकार का उसको जो तय करने के अंदर जो सोने का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता था स्वर्णमान प्रणाली में। लेकिन आज जो कागजी मुद्रा प्रणाली है उसके अंदर उतना महत्वपूर्ण योगदान इसका नहीं है। दूसरा होता है केंद्रीय बैंक की सुरक्षित परिसंपत्तियां। आज प्रत्येक केंद्रीय बैंक जो होता है वो नोट निर्गमन का कार्य करता है और भारत के अंदर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जो है नोट जारी करने का कार्य करता है। नोट निर्गमन जब एक कोई भी केंद्रीय बैंक करता है तो उसके पास में सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिसंपत्तियों का एक कोष होना आवश्यक होता है। और इन्हीं परिसंपत्तियों के जो कोष है इन्हीं कोष के आधार पर केंद्रीय बैंक जो होता है वो नोट जारी करता है। मौद्रिक आधार इन परिसंपत्तियों पर निर्भर करता है और इन परिसंपत्तियों के अंदर बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल है या सरकारी निधियां ये शामिल होती है। तो किसी भी केंद्रीय बैंक के पास में जितने ज्यादा ये सरकारी निधियां होंगी वो जो है उतना ही ज्यादा मात्रा के अंदर जो है करेंसी जारी कर सकता है। लेकिन भारत के अंदर जो है न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली को अपनाया गया तो भारतीय केंद्रीय बैंक के पास केवल 200 करोड़ रुपए के रिजर्व होने चाहिए। उसके बाद वो जितनी चाहे उतनी मात्रा के अंदर जो ये करेंसी जारी कर सकता है। जब केंद्रीय बैंक के पास में मौद्रिक आधार बढ़ जाता है तो केंद्रीय बैंक जो होता है अधिक मात्रा में मुद्रा जारी कर सकता है और जब केंद्रीय बैंक अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करेगा तो उससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से परिसंपत्तियां जो होती है ये इनका जो आकार होता है वो मौद्रिक आधार को तय करता है और सोना जो होता है वो भी मौद्रिक आधार को तय करता है। प्रत्येक केंद्रीय बैंक या सरकार जो होती है इन्हीं परिसंपत्तियों के आधार पर मुद्रा जारी करती है। इनके आधार पर जारी की गई मुद्रा को उच्च शक्ति मुद्रा जिसको हम हाई पावर्ड मनी कि ये जो परिसंपत्तियां होती है सोने का भंडार होता है उसके आधार के ऊपर जो केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है उसे हम हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मुद्रा या बाह्य मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की जो मुद्रा होती है उसको उच्च शक्ति मुद्रा जो होती है उसका जो सृजन जो होता है वो या तो केंद्रीय बैंक करता है या सरकार करती है। तो हाई पावर्ड मनी जो होती है उस मुद्रा को जारी करने का जो अधिकार जो होता है वो केंद्रीय बैंक और सरकार के पास होता है। अब इसको हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हाई पावर्ड मनी होती है इसी हाई पावर्ड मनी के आधार के ऊपर जो बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो आगे साख का निर्माण करते हैं। यानी जो करेंसी और जो जमा होती है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो आगे और अधिक मुद्रा की पूर्ति करने में
सफल रहती है, उसके अंदर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की जो शक्ति है उसी के आधार पर इसको जो हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी जो होती है इसका ये किसके बराबर होती है? HM का मतलब हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। इसके अंदर करेंसी के अंदर नोट और सिक्के जारी होते हैं। दूसरा जो होता है बैंक रिजर्व, यानी बैंकों के पास में जो जमाएं हैं उसको भी जो है हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, क्योंकि उस रिजर्व के आधार पर जो बैंक होते हैं वो भी आगे जो है मुद्रा का जो है साख निर्माण करते हैं। इसलिए हाई पावर्ड मनी के अंदर दो चीजें शामिल होती है, पहला करेंसी और दूसरा बैंकों के रिजर्व। अब इसके बाद है मुद्रा और जो उच्च मुद्रा शक्ति है उन दोनों में क्या अंतर होता है। मुद्रा में करेंसी के साथ साथ मांग जमा को शामिल किया जाता है, कि अगर आप एम की बात करें M इज इक्वल टू सी प्लस डी, जबकि जो हाई पावर्ड मुद्रा है उस मुद्रा के अंदर करेंसी के साथ साथ यानी सी प्लस रिजर्व यानी बैंकों की जो समय जमा है उसको शामिल किया जाता है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आता है वो इस पार्ट को लेकर के आता है। ये पार्ट दोनों में कॉमन है कि मुद्रा के अंदर भी आप जो करेंसी को शामिल करते हैं और हाई पावर्ड मनी के अंदर भी आप करेंसी को शामिल करते हैं, लेकिन मुद्रा के अंदर जो है मांग जमा शामिल होती है, जबकि हाई पावर्ड मनी के अंदर जो बैंकों की टाइम डिपॉजिट है, बैंकों की जो समय जमा है, बैंकों के पास में लोगों ने जो समय जमा करवा रखी है उसको जो है हाई पावर्ड मनी में शामिल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि लोगों ने जो टाइम डिपॉजिट करवा रखा है उस टाइम डिपॉजिट को बैंक आगे उधार देते हैं और साख का निर्माण करते हैं, और साख का निर्माण जो सप्लाई ऑफ मनी है। इसलिए जो हाई पावर्ड मनी है उसके अंदर करेंसी तथा बैंकों की जो समय जमा है या जिसको आप बैंक रिजर्व बोलते हैं उसको शामिल किया जाता है। इसके बाद है जो पहला जो कंपोनेंट हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके अंदर हमने देखा कि भी किसी भी देश के अंदर जो हाई पावर्ड मनी का आकार जितना ज्यादा होगा उस देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति उतनी ही ज्यादा होगी। जिस देश के अंदर हाई पावर्ड मनी जो है, हाई पावर्ड मनी के अंदर करेंसी और जो बैंकों के पास में समय जमा है उसको शामिल किया जाता है, तो अगर इसका आकार कम है तो उस देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति भी कम होगी। आगे है नकदी और मांग जमा का अनुपात। ये जो दूसरा तत्व है जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। अब देखिए ये कोई भी जो पब्लिक होती है, जो पब्लिक होती है वो पब्लिक जो होती है अपने पास में जो उस मुद्रा है उस मुद्रा को या तो वो बैंक में जमा करवा दे या वो अपने पास नगद रख सकती है। तो जनता जो है अपनी कुल मुद्रा का कितना भाग अपने पास नगद रूप में रखती है और कितना भाग बैंक में जमा करवाती है, इसके ऊपर भी मुद्रा की पूर्ति निर्भर करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास में जो है 1,000 रुपए है, अगर उसने ये 1,000 के 1,000 रुपए अपने पास नगद रखे तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति केवल 1,000 के बराबर ही होगी। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने यहाँ से 900 रुपए बैंक में जमा करवा दिए और साख गुण का मूल्य जो है 3 है, साख गुण का मूल्य अगर 3 है तो इसका मतलब ये जो बैंक है, बैंक के पास में जो मुद्रा जमा है वो उससे 3 गुना ज्यादा आगे उधार देंगे। इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति जो है वो बैंक जो है 2700 रुपए कर देंगे, और 100 रुपए इसने खुद अपने पास रखे थे तो 100 रुपए की वो मुद्रा की पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर 2800 रुपए के बराबर मुद्रा की पूर्ति होगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो एक तो नकदी और मांग जमा का अनुपात है उस पर निर्भर करती है। जितना अधिक मुद्रा का भाग बैंकों के अंदर जमा होगा बैंक उतनी अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकेंगे। अब साख का निर्माण क्या होता है कि बैंक के पास में जो मुद्रा जमा होती है बैंक जो होता है उस मुद्रा को आगे उधार देते हैं, और जब एक व्यक्ति को उधार दिया तो उसके खाते में जितना उधार दिया जितना ऋण दिया उसको जो है वो जमा में शामिल कर लेंगे, फिर उसके आधार पर आगे और उधार देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है। लेकिन ये प्रोसेस तभी वर्किंग में आएगी जब बैंकों के पास में जमा होगा। तो इस प्रकार अगर लोग अपना जो पैसा है, मुद्रा है, उसका एक ज्यादा हिस्सा बैंकों के पास में जमा करवाएंगे, साख का निर्माण उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा साख का निर्माण होगा सप्लाई ऑफ मनी उतनी ही बढ़ेगी। अब साख का जो निर्माण होता है वो साख गुणक के मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक अवस्था के अंदर जो साख गुणक का उसका मूल्य 3 है और दूसरी अवस्था के अंदर साख गुणक का मूल्य 5 है।
तो अगर बैंकों के पास में 1000 रुपये जमा है, तो जब 3 साख गुणक का मूल्य है तो 3000 रुपये के बराबर मुद्रा की पूर्ति करेंगे। और अगर साख गुणक का मूल्य 5 है तो बैंक जो 5000 रुपये के बराबर जो है साख का निर्माण करेंगे। तो साख गुणक का मूल्य जितना ज़्यादा होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मुद्रा की पूर्ति उतनी ही अधिक होती है। अब हम ये देखते हैं कि साख गुणक का मूल्य जो होता है वो क्या होता है। साख गुणक का मूल्य जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो पर निर्भर करता है। अब ये CRR क्या है कि बैंकों के पास में जो जनता ने जमा करवाए हैं पैसे, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये जमा करवाए, तो बैंक सारा का सारा पैसा आगे उधार नहीं दे सकते। उन्हें अपने पास में जो जमा होती है उस जमा का एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है, जमा रखना पड़ता है, नगद रूप में रखना पड़ता है। उसी को जो है कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो साख गुणक के बीच में विपरीत संबंध होता है। कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये CRR जो 10% है। 10% होने का मतलब क्या है कि बैंकों को 1000 रुपये का 10% अपने पास नगद रूप में रखना पड़ेगा। तो बैंक इसमें से कितना उधार दे पाएंगे आगे? 900 रुपये उधार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो साख गुणक का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा? 1/10 गुणा 100, यानी ये 10% है। इसका हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? 10 गुणा। तो इस प्रकार से साख गुणक का मूल्य जो होगा 10 होगा। अब अगर ये यहाँ पर बढ़ करके 20 हो जाता है, CRR अगर हमने बढ़ा दिया 20 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? साख गुणक का मूल्य 5 हो जाएगा। अगर ये CRR कम होकर के 5 हो जाता है कि बैंकों को केवल 5% ही जमा अपने पास रखना पड़ता है, तो बैंक आगे उधार ज़्यादा दे पाएंगे। तो 5 BC, तो इस प्रकार से साख गुणक का मूल्य वो बढ़ जाएगा। तो बैंकों के पास में जो नगद जमा अपने पास रखनी पड़ती है, वो अनुपात जितना कम होगा, साख गुणक का मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही अधिक साख का विस्तार होगा और मुद्रा की पूर्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये CRR जितना अधिक होगा, बैंक उतनी ही कम मात्रा में आगे उधार दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पास में जमा का ज़्यादा हिस्सा अपने पास नगद रखना पड़ेगा। और साख गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा, साख का विस्तार उतना ही कम होगा और मुद्रा की पूर्ति में उतनी ही कमी आएगी। तो इस प्रकार से दूसरा जो तत्व है मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाला, वो एक तो ये है कि बैंक जो लोग होते हैं वो अपनी जो मुद्रा है उसका कितना भाग जो है बैंकों के पास जमा करवाते हैं। दूसरा जो होता है साख गुणक के मूल्य पर निर्भर करता है। और साख गुणक का जो मूल्य होता है वो जो नगद आरक्षित अनुपात है, CRR जिसको हम बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है। आगे चलन गति। मुद्रा की चलन गति जो है वो भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, किंतु ये मुद्रा की जो चलन गति है तभी प्रभावित करेगी जब आप मुद्रा की पूर्ति का माप समय बिंदु पर ना करके समय अवधि में करेंगे। अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कर रहे हैं तो इसके उस अवस्था के अंदर चलन गति तो होगी नहीं, क्योंकि हम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर देखें कि भी मुद्रा की मात्रा कितनी है। और जब हम एक समय अवधि की बात करते हैं कि इस समय अवधि के दौरान यानी 1 से लेकर के 10 महीनों के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति कितनी रही, तो इस अवस्था के अंदर जो चलन गति है वो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है वो अब आप आगे देखते हैं। मार्शल, पिगू और रॉबर्टसन और जो केन्स थे, इन्होंने मुद्रा की पूर्ति को एक समय बिंदु पर मापा था। इसलिए इन्होंने कहा कि जो मुद्रा की कुल पूर्ति है वो करेंसी और मांग जमा का जोड़ होती है, इसमें चलन गति का कोई रोल नहीं होता। यानी चलन गति, मुद्रा की जो चलन गति है वो जो है वो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित नहीं करती। लेकिन मुद्रा की जो चलन गति है वो जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है और जो फिशर ने जो मुद्रा की इक्वेशन दी है उसके अंदर उन्होंने ये माना कि मुद्रा की जो चलन गति है वो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। अब हम ये देखते हैं कि भी मुद्रा की चलन गति होती क्या है। मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय है कि मुद्रा की कोई एक इकाई है वो एक निश्चित समय अवधि के अंदर कितनी बार प्रयोग की गई है। जैसे मान लीजिए कि समय अवधि जो 1 साल है और 1 साल के अंदर मुद्रा की एक इकाई जो है वो 4 बार लेन देन में प्रयोग की गई है, उसका 4 बार प्रयोग हुआ है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मुद्रा की जो इकाई है वो हमने 100 का नोट लिया है, तो का 100 का नोट जो वो कितनी बार काम में आया है? 4 बार। इसका मतलब उसने 400 की मुद्रा के बराबर कार्य किया है। तो अगर आप
पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेते हैं तो हमारे पास में 100 का नोट एक ही है, इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति 100 ही है। लेकिन अगर आप समय अवधि को लेते हैं तो 100 का नोट जो है 4 बार काम आया है, तो ये 4 जो ये मुद्रा की चलन गति है, इसलिए कुल मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो मुद्रा की मात्रा और चलन गति पर निर्भर करती है। तो चलन गति समझ में आ गया कि एक साल के अंदर मुद्रा की, या कोई भी आप समय अवधि ले सकते हो, 1 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं। उस अवधि के दौरान कोई भी मुद्रा की इकाई जो है जितनी बार लेन देन में प्रयोग की जाती है वो जो है मुद्रा की जो है चलन गति कहलाती है। तो मान लीजिए मुद्रा की जो एक नोट है वो 100 के बराबर है, पहली बार चलन गति 4 है, दूसरी बराबर 7 है, तो पहली बार मुद्रा की पूर्ति 400 के बराबर कर रहा है ये नोट, दूसरी बार जो ये 700 के बराबर कर रहा है। तो इस प्रकार अगर मुद्रा की चलन गति बढ़ती है तो उससे मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती है, अगर मुद्रा की चलन गति कम होती है तो मुद्रा की पूर्ति में भी कमी आती है। तो फिशर और जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, जिसको हम परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं, उसके अंदर जो मुद्रा की चलन गति को महत्व दिया गया है। अब मुद्रा की पूर्ति जो होती है मुद्रा की मात्रा और चलन गति के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की कुल मात्रा है वो 1000 रुपये के बराबर है और चलन गति 4 है, तो मुद्रा की पूर्ति जो 4000 के बराबर होगी। और अगर ये चलन गति बढ़ करके 6 हो जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ करके 6000 के बराबर हो जाएगी। और अगर ये चलन गति बढ़ करके 7 हो जाती है तो मुद्रा की पूर्ति भी 7000 के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो चलन गति में जो परिवर्तन होता है वो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। अगर मुद्रा की चलन गति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अगर मुद्रा की चलन गति कम होती है तो मुद्रा की पूर्ति में भी कमी आएगी। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि मुद्रा की पूर्ति करता कौन है। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति करने का कार्य करती है गवर्नमेंट। अगर आप भारत करें, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति के अंदर हम क्या क्या चीज शामिल करते हैं, करेंसी प्लस जो रिजर्व है जिसके आधार के ऊपर जो साख का निर्माण किया जाता है उसको हम आप शामिल करते हैं। तो करेंसी के अंदर जो है नोट और सिक्के शामिल होते हैं। तो भारत के अंदर 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार जारी करती है, यानी भारत सरकार का जो वित्त सचिव है वो 1 रुपए का नोट जारी करेगा। तो 1 रुपए का नोट है वो भी तो सप्लाई ऑफ मनी है, प्लस में जितने भी सिक्के हैं भारत के अंदर सारे के सारे सिक्के जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कोई भी जो देश होता है उस देश के अंदर जो है सिक्कों का निर्माण का कार्य और कुछ नोट जारी करने का कार्य अगर सरकार करती है तो सरकार जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, मुद्रा की पूर्ति करती है। दूसरा जो होता है केंद्रीय बैंक होता है। तो भारत के अंदर अगर आप बात करें तो आरबीआई जो होता है वो 1 रुपए को के नोट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो नोट है वो जारी करता है। तो भारत में अगर 200 करोड़ रुपए का रिजर्व केंद्रीय बैंक के पास मौजूद है तो केंद्रीय बैंक जो है जितना चाहे उतनी मात्रा के अंदर जो वो मुद्रा की पूर्ति कर सकता है। तो ये जो करेंसी जो होती है, करेंसी के अंदर सिक्के और जो नोट होते हैं वो ये दोनों जारी करते हैं। तो सिक्के और नोट जारी करने का कार्य सरकार और केंद्रीय बैंक का है। और तीसरा जो तत्व है वो तत्व है व्यापारिक बैंक। अभी आपने देखा था कि भी साख निर्माण जो होता है वो भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। तो व्यापारिक बैंक जो होते हैं ये जो हाई पावर्ड मनी है, इस हाई पावर्ड मनी का एक जो कंपोनेंट है वो है करेंसी। करेंसी जो होती है आगे जमा का रूप लेती है, यानी पब्लिक जो होता है उस करेंसी को जब बैंकों में जमा करवाती है और फिर ये बैंक जो होता है उस करेंसी से कई गुना ज़्यादा आगे उधार दे देते हैं। और ये जो उधार या जो साख है वही जो है मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति जो होती है एक इकोनॉमी के अंदर 3 कंपोनेंट करते हैं। गवर्नमेंट करती है, ये नोट और सिक्के, 1 रुपए का नोट भारत में जारी करती है और सारे के सारे सिक्के जारी करती है। दूसरा केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो सारे के सारे नोट जारी करते हैं 1 रुपए को छोड़ करके। और तीसरा व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो साख का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण कैसे होता है। देखिए मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण एम का मतलब कुल मुद्रा, और यहाँ पर स्मॉल एम इंटू एच, स्मॉल एम का मतलब है मुद्रा का जो गुणक है वो, और एच का मतलब हाई पावर्ड मनी। तो कुल मुद्रा की पूर्ति जो होता है एम एच के बराबर होती है। यहाँ पर एम जो है मुद्रा का गुणक है और एच यहाँ पर जो है वो
हाई पावर्ड उच्च शक्ति या जिसको मौद्रिक आधार बोलते हैं वो है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर जो है इतने 1000 करोड़ रुपए के बराबर जो है हाई पावर्ड मनी है, और जो मुद्रा गुणक है, मुद्रा गुणक का मूल्य 4 है। तो भारत के अंदर अगर आप कुल मुद्रा की मात्रा की बात करें तो m इंटू एच, m का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 1000 है, तो 4000 करोड़ के बराबर जो सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एच है ये क्या है और एम है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाए तो हम जब मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण कर सकते हैं। अब हाई पावर्ड जिसको हम उच्च मुद्रा शक्ति कहते हैं, एच जिसको अपने लिखा है वो क्या है, अब हम उसको देखते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा या जिसको मौद्रिक आधार कहते हैं, इसके अंदर करेंसी और बैंकों के जो है रिजर्व शामिल किए जाते हैं, और इस हाई पावर्ड मनी के आधार पर ही जो है जो बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो साख का निर्माण करते हैं। दूसरा जो होता है मुद्रा गुणक जिसको अपने एम लिखा है, मौद्रिक आधार में परिवर्तन के कारण, कि जब कभी भी मौद्रिक आधार चेंज होता है तो मौद्रिक आधार में परिवर्तन के कारण मुद्रा की पूर्ति में जितने गुना परिवर्तन होता है उसे हम जो है मुद्रा गुणक कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एच जो है उसके अंदर जो है 400 करोड़ की वृद्धि हुई। अब एच के अंदर 400 करोड़ की वृद्धि होने की वजह से कुल जो मुद्रा की पूर्ति थी वो जो है 1200 करोड़ की हो गई। इसका मतलब इस 400 गुणा ने कितने गुना जो है मुद्रा की पूर्ति की, 3 गुना। तो ये जो 3 गुना ये मुद्रा का गुणक होगा। तो एक बार अगर हमें मुद्रा गुणक के मूल्य का पता चल जाता है तो उसके बाद हम पता लगा पाते हैं कि जब कभी भी एच में वृद्धि होगी तो उससे जो है 3 गुना ज्यादा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो जब कभी भी मौद्रिक आधार में परिवर्तन होता है, उस मौद्रिक आधार में परिवर्तन के कारण कुल मुद्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम जो है मुद्रा गुणक कहते हैं। तो मुद्रा गुणक का मूल्य जो होता है वो m कुल मुद्रा की पूर्ति बटा h। तो जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था वो यहाँ पर लेते हैं कि कुल मुद्रा की पूर्ति 1200 करोड़ और h की जो वैल्यू है वो 400 करोड़ है। तो इसके बाद हमारे पास में जो मुद्रा गुणक है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में मुद्रा गुणक की वैल्यू है, हमारे पास में h की वैल्यू है, तो हम जब कुल मुद्रा को निकाल सकते हैं m h। इसको आप और आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर m जो वो किसके बराबर है, c प्लस डी डी, यानी ये जो कुल मुद्रा की पूर्ति है इसके अंदर जो है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट शामिल है। और हमारे पास में जो h है, h के अंदर जो है 3 चीजें शामिल है। c का मतलब करेंसी, आर का मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व्स, यानी कोई भी जो बैंक होता है उस बैंक को जो है एक आवश्यक मात्रा में जो अपने पास में रिजर्व रखने पड़ते हैं तो उसको हम रिक्वायर्ड रिजर्व कहेंगे। और ये ई आर जो है एक्सेस रिजर्व है। एक्सेस रिजर्व का मतलब है कि कई बार बैंक को सपोज कि मान लीजिए कोई भी बैंक है उसको 100 करोड़ रुपए अपने पास रखने हैं, लेकिन उसके पास में कुल जो रुपए है वो 120 करोड़ रुपए है। तो ये जो 20 करोड़ रुपए ये क्या हो गए, एक्सेस रिजर्व हो गए उसके पास में, क्योंकि उसे आवश्यक तो केवल 100 करोड़ ही थे। लेकिन कई बार बैंक के पास में जो वास्तविक रिजर्व होते हैं वो जो है एक्सेस रिजर्व से ज़्यादा, रिक्वायर्ड रिजर्व से ज़्यादा होते हैं, और वो किस में चले जाएंगे फिर, एक्सेस रिजर्व में। तो ये हमारे पास में जो एच है ये सी प्लस आर आर यानी करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई और हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। तो पापा m को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू सी प्लस डी डी बटा सी प्लस आर आर प्लस ई आर। तो आइए अब इसको आप आगे चलते हैं। m इज इक्वल टू m बटा h, और m हमें पता है c प्लस डी डी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और h हमें पता है c प्लस आर आर प्लस ई आर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में जो है थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, m बटा h इज इक्वल टू सी प्लस डी डी बटा सी प्लस आर आर प्लस ई आर। तो ये हमारे पास में जो है इन दोनों की वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते तो हमारे पास में क्या आ जाएगा,
एम बटा एच इज इक्वल टू सी प्लस डी डी बटा सी प्लस आर आर प्लस ई आर। अब हमारे पास में ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण में अपन इस पार्ट को ऊपर और नीचे यानी अंश और हर को जो है मांग जमा से भाग देंगे, यानी डिमांड डिपॉजिट से अपन इसको जो है डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास में क्या निकल करके आता है। तो अगर आप सभी को ही डिमांड डिपॉजिट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास में क्या था सी प्लस डी डी, तो ये क्या हो जाए सी प्लस डी डी बटा सी प्लस डी डी, और दूसरा क्या था सी प्लस डी लिख रहे हैं अपन डी डी को, प्लस में आर आर था तो आर आर बटा डी हो जाएगा, प्लस में ई आर था तो ई आर बटा डी हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक आ गया। इसको आप क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं कि अब आप सी डी के स्थान पर आप क्या लिख देंगे सी एन, सी बटा डी है उसके स्थान पर आप सी एन लिख देंगे, आर बटा डी के स्थान पर आप आर एन लिख देंगे, और ई आर बटा डी के स्थान पर आप ई एन लिख देंगे। अब ये सी एन क्या है, ये करेंसी और मांग जमा का अनुपात है। आर एन क्या है, ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व और मांग जमा का अनुपात है। और ये ई एन है, ये क्या है, ये जो है जो एक्सेस रिजर्व और जो मांग जमा है उसका अनुपात है। तो इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, ये इक्वेशन निकल करके m इज इक्वल टू m बटा h। तो ये पहला जो है डी डी बटा डी डी था, वो डी डी से डी डी कैंसिल हो गया, एक जमा ये c बटा d को अपन ने क्या लिख दिया सी एन, तो यहाँ पर सी एन हो गया बटा यहाँ पर c बटा n को अपन ने सी एन लिखा, आर आर बटा डी को हमने आर एन लिखा, और ई आर बटा डी को अपन ने ई एन लिखा। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास में जो h है, h जो है इस तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास में जो m है, मुद्रा की कुल मात्रा है, जो है इस अनुपात के बराबर, और हाई पावर्ड मनी है उन दोनों का गुणा होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में अगर h की वैल्यू है, इन सभी की वैल्यूज है, तो हम जो है निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि 1 प्लस सी एन बटा सी एन प्लस आर एन प्लस ई एन इंटू एच, ये जो है मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाला फॉर्मूला है। और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।